रहे हैं वो क्या है, वो है गैसेस एक्सचेंज। अब देखो गैसेस एक्सचेंज अगर हम अपनी बात करें कि हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होता है, हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं कह देता हूँ, ये मेरी ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल है और ये हमारा जो है वो एल्वोलाई है, हमारा जो उसके क्या कहना चाहिए कि ये लंग्स के अंदर जो हमारे जहाँ जो रेस्पिरेटरी हमारा सरफेस होता है। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पर तो ये तो हमारी ब्लड वेसल्स जो है, हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज जो होती हैं, जो हमारे लंग्स में होती हैं, एल्वोलाई के ऊपर, तो उनमें ये ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये क्या है, ये है आपका, से फॉर एग्जांपल ये एल्वोलाई है। इस तरह से नहीं अरेंजमेंट होती, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इस एल्वोलाई के अंदर हमारे क्या आती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे इस एल्वोलाई के अंदर आई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एयर में, आपको पता है 21% ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होती है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इस वक्त क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी किस में, इनमें एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाएगी। और ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे ब्लड में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गैसेस एक्सचेंज। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा गैसेस एक्सचेंज है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर तो गैसेस एक्सचेंज जो होती है वो किसके लिए होती है, वो होती है रेस्पिरेशन के लिए। हमने ये जो गैसेस एक्सचेंज की है वो किसके लिए की है, हमने की है रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो दो किस्म के जो है वो प्रोसेस के लिए होती है। एक तो प्लांट को रेस्पिरेशन प्लांट करते हैं, रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर 24 आवर्स होती है, 24 घंटे रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के तमाम सेल रेस्पायर करते हैं। और जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या कर देते हैं, वो पास आउट हो जाती है। लेकिन प्लांट्स को एक और प्रोसेस के लिए भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। एक कौन सा प्रोसेस है, एक है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन मैंने बताया प्लांट के तमाम सेल्स में होता है, और रेस्पिरेशन जो है वो दिन और रात यानी 24 आवर्स होता है। लेकिन दूसरा प्रोसेस जिसके लिए प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो क्या कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो तमाम सेल्स में नहीं होता। ये सिर्फ उन सेल्स में होता है जो फोटोस क्लोरोफिलस सेल्स होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है। सिर्फ उन्हीं सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट के तमाम सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और रेस्पिरेशन जबकि प्लांट्स के तमाम सेल में होती है। और दूसरी चीज ये है कि फोटोसिंथेसिस 24 आवर्स नहीं होती, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम में होती है। तो ये तो कुछ मैंने आपको फर्क बताया कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन-कौन से प्रोसेस में होती है और एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन-कौन से प्रोसेसेस के अंदर होती है। अब एक चीज देख लेते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज के अंदर इस टेक्स प्लेस कौन सा प्रोसेस होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है जो गैसेस एक्सचेंज में गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। तो द गैसेस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी गैसेस एक्सचेंज जो होता है, ये बात आपने याद रखनी है, गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो किसके जरिए होता है, बाय डिफ्यूजन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में ज्यादा होती है हमारे ब्लड के मुकाबले में। तो एयर से जो ऑक्सीजन होती है फिर हमारे लंग्स में जाती है और फिर कहाँ चली जाती है, हमारे ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है। यानी जो गैस और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में ज्यादा है और एयर में कम है, तो यहाँ से जो है वो लंग्स में जाएगी और लंग से कहाँ चली जाएगी, एयर में।
तो मतलब गैसेज एक्सचेंज के लिए जो प्रोसेस है वो कौन सा है, वो है डिफ्यूजन। याद रखिएगा गैसेज एक्सचेंज जो है वो किसके जरिए होती है, वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। और आपको पता है डिफ्यूजन कौन सी ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी यूज जो है वो नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा एफिशिएंट गैसेज एक्सचेंज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो एक अच्छी गैसेज एक्सचेंज होती है उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट। सबसे पहले तो है मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब देखो डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है, किसी चीज का एक जगह पर ज्यादा होना और दूसरी जगह पर कम होना, यानी जिसको आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हो। कि ऑक्सीजन जो है वो अगर हमारे एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो डेफिनेटली ज्यादा से जो है वो ऑक्सीजन कहाँ की तरफ जाएगी, कम की तरफ जाएगी। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो है वो सबसे पहले एक अच्छी गैसेज एक्सचेंज के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले तो जरूरत होती है डिफ्यूजन ग्रेडियंट, यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन होकर रहे। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, हमारे ब्लड के मुकाबले में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली फिर हम सही तरीके से रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। या ऑक्सीजन बाहर कम हो तो भी हमारे पास जो है वो रेस्पायर गैसेज एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो गैसेज एक्सचेंज के लिए सबसे पहले किस चीज का होना जरूरी है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट, यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, यानी एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो किसके मुकाबले में, आपके ब्लड के मुकाबले में, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, large surface area, large surface area in relation to the volume of organism। देखें हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स, और जो फिश के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है, वो होते हैं गिल्स। अगर आप अपने लंग्स को देखें ऐसे ऐसे, ये जो हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, ऐसे फोल्डिंग्स ही होती हैं, छोटी छोटी थैलियां, और इन थैलियों को हम कहते हैं एल्वोलाई। ऐसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं एल्वोलाई। अगर आप अपने लंग्स को ऐसे ओपन करोगे ना, ऐसे लंग्स को ऐसे खोलते चले जाएं एल्वोलाई और ओपन करें, तो ये काफी लंबे सरफेस पे आ जाएंगी, इस पूरे टेबल के ऊपर वो लंग्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब लंग्स का जो सरफेस एरिया है, आपके वॉल्यूम के लिहाज से लंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा है। वो तो ऐसे बहुत ज्यादा छोटी छोटी थैलियों में फोल्ड होने की वजह से जो है वो क्या हो गया, एक छोटी सी जगह पर जो है ना ये ऐसे जो है वो फोल्ड हो गया है। वरना अगर आप इस लंग्स को ओपन करेंगे तो इनका सरफेस एरिया काफी बड़ा है। तो इसी तरीके से गिल्स जो होते हैं, फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं ऐसे, ये गिल्स हैं। अगर गिल्स के अंदर ये जो गिल फिलामेंट होते हैं, इन गिल फिलामेंट को भी अगर आप ओपन करोगे तो अच्छा खासा इनका सरफेस एरिया होता है ऐसे, काफी खुल जाएंगे, बड़े ऐसे हो जाएंगे, फोल्ड हुए हुए होते हैं ये। तो हमेशा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनका सरफेस एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन फिर आपके ब्लड में जाती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो किसमें, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। फिर तीसरी जो चीज है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन, मॉइस्ट मेम्ब्रेन। जो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है या जो रेस्पिरेशन जहां पर होती है, अक्सर आपने देखा होगा वो एरिया थोड़ा मॉइस्ट होता है। जैसे हमारे लंग्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो लंग्स के अंदर वाला एरिया थोड़ा क्या होता है, मॉइस्ट होता है, ताकि ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूज होकर जो है वो आराम से क्या हो जाए, उधर से जो है वो डिफ्यूज हो जाए। आपने देखा होगा जो वो फ्रॉग है, फ्रॉग अपनी स्किन के जरिए रेस्पायर करता है, तो फ्रॉग की स्किन भी जो होती है वो थोड़ी क्या होती है, मॉइस्ट होती है। तो अब एक चीज हमने यहाँ पर देखी कि गैसेज एक्सचेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अच्छी गैसेज एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं। एक तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन रहना जरूरी है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए उस ऑर्गन का जहाँ से आपकी जो है वो रेस्पिरेशन हो रही है,
और इसके अलावा उस ऑर्गन को या वो जो जहाँ से जिस मेम्ब्रेन से गैस एक्सचेंज हो रही है उसको जो है वो क्या होना चाहिए, उसको जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस को जहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो रही है उसको मॉइस्ट होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं एक आगे वाला जो आपके पास टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी मीडिया। अब आप देखें, सबसे पहले इसको आप याद रखिएगा, ये रेस्पिरेटरी मीडिया किसको कहते हैं। रेस्पिरेटरी मीडिया कहते हैं सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, हमारी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, उस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी मीडिया। अब हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा रेस्पिरेटरी मीडिया क्या हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी मीडिया हो गया एयर। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जमीन पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब का रेस्पिरेटरी मीडिया क्या होता है, एयर होता है। यानी उनकी ऑक्सीजन की जो सोर्स है वो क्या है, वो एयर है। लेकिन अगर हम बात करें फिश की, मछली जो होती है वो कहाँ, उसका रेस्पिरेटरी जो है वो मीडिया क्या है, तो मछली का जो रेस्पिरेटरी मीडिया है वो है वाटर। मछली जो अपनी ऑक्सीजन लेती है वो कहाँ से लेती है, वाटर से लेती है। यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी मीडिया जो होता है वो क्या होता है, वो वाटर होता है। तो अब आप देखें, एक तो रेस्पिरेटरी मीडिया आपने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी मीडिया क्या होता है, ये है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। और रेस्पिरेटरी मीडिया जो है वो दो हो गए, एक तो एयर हो गया, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी मीडिया एयर है। और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी मीडिया क्या है, वाटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा रेस्पिरेटरी मीडिया आप किसको कहोगे, एयर ज्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी मीडिया है या वाटर जो है वो ज्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी मीडिया है, तो हम बात करें इसकी तो अच्छा जो रेस्पिरेटरी मीडिया है वो एयर है। एयर ज्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी मीडिया है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होती है। यानी 21% जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन है। अगर इतने ही अमाउंट का वाटर लो तो उसमें 5% ऑक्सीजन होगी। यानी इतना ऑक्सीजन का जो है वो क्या है, फर्क है। इसमें जो है वो एयर के अंदर जो है वो कितनी है, 10%। अगर इतने ही अमाउंट का वाटर लोगे तो उसमें कितने परसेंट होती है, उसमें सिर्फ 5% जो है वो ऑक्सीजन होती है। और इसके अलावा जो एयर होती है, एयर को अगर आप देखें तो एयर लेस विस्कस होती है, लेस डेंसर होती है। मतलब इतनी ज्यादा जो है ये डेंस नहीं होती, जितनी ज्यादा लेस डेंस होगी चीज उसमें डिफ्यूजन उतनी ज्यादा तेजी से होती है ना। हमें पता है गैसेज एक्सचेंज किसके जरिए होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन के जरिए। और जितनी ज्यादा लेस डेंसर होगी कोई चीज तो उतनी ज्यादा डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो होगी। तो एयर जो होती है वो लेस डेंसर होती है, तो इसमें डिफ्यूजन ज्यादा अच्छी होगी और गैसेज एक्सचेंज भी ज्यादा अच्छी होगी। जबकि वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर डेंसर होता है, तो इसमें गैसेज एक्सचेंज इतनी बेहतर नहीं होगी। तो आपने याद रखना है, अगर ऐसा पूछा जाए कि एयर बेहतर रेस्पिरेटरी मीडिया है या वाटर, तो एयर ज्यादा बेहतर रेस्पिरेटरी मीडिया है। और उसकी आपने रीजन भी याद रखनी है कि क्यों एयर बेहतर रेस्पिरेटरी मीडिया है। चलिए, ये तो रेस्पिरेटरी मीडिया हो गया, और रेस्पिरेटरी मीडिया का दो किस्म के सोर्स हो गए, एक एयर और एक वाटर। आगे वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे हर चैप्टर के अंदर यही होता है कि हम पहले प्लांट्स के हवाले से पढ़ते हैं और फिर हम किसके हवाले से पढ़ते हैं, एनिमल्स के हवाले से पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से गैसेज एक्सचेंज भी पहले हम किसके हवाले से पढ़ेंगे, पहले हम प्लांट्स में पढ़ेंगे और फिर हम गैसेज एक्सचेंज किस में पढ़ेंगे, एनिमल्स में। प्लांट्स के हवाले से तो बहुत थोड़ा सा गैसेज एक्सचेंज का दिया हुआ है, यहाँ पर मैं उसके मेन पॉइंट्स आपको जो है वो बता देता हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। चलें, अब आपको ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांट के अंदर गैसेज एक्सचेंज दो प्रोसेस हैं जिनके जरिए गैसेज एक्सचेंज होती है प्लांट में, जिनके लिए एक फोटोसिंथेसिस है और दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन। अगर प्लांट से पहले भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है, अमेबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामेशियम हो गया, इन सब के अंदर अगर हम गैसेज एक्सचेंज की बात करें तो
गैसेज यूनिसेलुलर के अंदर या जो लोअर प्लांट होते हैं, लोअर प्लांट जैसे ब्रायोफाइट हो गया, इनके अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो तो टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होती है उसके अंदर बायो मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये मिसाल के तौर पे आप देखो, ये अमेबा है, अब ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है। अब इसके अंदर जो है वो गैसेज एक्सचेंज जो होगी, ऑक्सीजन जो है, अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी वो किसके जरिए डिफ्यूज होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन से। इसकी सेल मेम्ब्रेन से होती हुई ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, अंदर। और इनका सरफेस एरिया ऐसे वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखें सरफेस एरिया काफी है, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट इनमें ट्रांसपोर्ट की कोई किसी किस्म के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, सिंपली जो है वो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन पूरे सेल में चली जाएगी। जैसे हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के जरिए, हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके जरिए ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, सिंपली डिफ्यूजन के जरिए ही पूरी सेल के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम जो लोअर प्लांट्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, तो उनके अंदर अगर हम बात करें कि उनमें जो है वो गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है, जैसे ये मार्केंशिया हो गया, ये मार्केंशिया हो गया, तो इसमें जो इनका वेट बॉडी सरफेस होता है, इसी के से जो है वो ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर जाती है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, बॉडी के अंदर, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। तो ये तो सिंपली जो है वो हमने बात करी किसकी, गैसेज एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या लोअर प्लांट्स के अंदर हमने बात कर ली कि उनमें गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है। तो बस ये याद रख लीजिएगा इसके अंदर कि लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या लोअर प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता, ट्रांसपोर्ट भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ही होती है। वैसे तो हायर प्लांट के अंदर भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता गैसेस के, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब हायर प्लांट्स का हम अब डिस्कस करते हैं कि हायर प्लांट में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। अब देखो ये मैं एक ड्रा करता हूँ, चलो ये हायर प्लांट ये हो गया, ये तो हायर प्लांट का हो गया लीफ। ये लीफ हो गया और इसी तरीके से ये स्टेम हो गया और अंदर जो है वो रूट है। अब क्या होता है कि पूरी बॉडी सरफेस से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो सकती प्लांट में, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं कि यहाँ से भी ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो जाए, यहाँ से भी ऑक्सीजन दाखिल हो जाए, यहाँ से भी ऑक्सीजन, यानी सारी बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन कहीं से भी अंदर इसके चली जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन कहीं से भी इसकी बॉडी के अंदर चली जाए। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमें पता है कि प्लांट के सरफेस के ऊपर ऐसे एक वैक्स की कवरिंग मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ऐसे होती है ना क्यूटिकल, लीफ के ऊपर भी क्यूटिकल होती है ऐसे, ये लो इसके ऊपर क्यूटिकल हो गई। और अगर हर्बेशियस स्टेम है, जो सॉफ्ट स्टेम होता है, उसके ऊपर भी क्यूटिकल होती है, ऐसी क्यूटिकल है ये ऐसे क्यूटिकल इसके ऊपर चढ़ी हुई है। लेकिन अगर वुडी स्टेम होगा, ऐसे जैसे ये स्टेम जो है इसको मैं कह देता हूँ वुडी स्टेम, ये वुडी स्टेम, और वुडी स्टेम के ऊपर क्यूटिकल तो नहीं होता, लेकिन वुडी स्टेम के ऊपर सुबेरिन एक वैक्स की एक लेयर होती है, सुबेरिन एक वैक्स होता है, सुबेरिन एक केमिकल होता है, इसकी सुबेरिन की एक लेयर चढ़ी होती है। तो इस वजह से जो वुडी स्टेम है उसके अंदर भी गैसेज एक्सचेंज जो है वो इस तमाम सरफेस से नहीं हो सकती, यानी हर जगह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। तो ये तो पहली बात आपने याद रखनी है। देखो मैंने अभी यहाँ पर आपकी बुक का ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है कि कह रहा है कि इन हायर प्लांट्स gases exchange through entire surface of leaves and stem is prevented due to external waxy covering called cuticle.
क्यूटिकल की बात बताइए, सुबेरिन की बात नहीं बताई, लेकिन वो मैंने फिर आपको बता दिया। यानी प्लांट के अगर आपसे कोई ऐसा एमसीक्यूज आ भी जाता है कि प्लांट के इंटायर सरफेस से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो सकती, उसकी रीजन क्या है, तो आप बताओगे उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्यों होती है? इट इज एन एडॉप्टेशन टू अवॉइड एक्सेस एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये क्यों होती है? ये इस वजह से होती है ताकि जो है वो वाटर जो है, ताकि जो है वो वाटर एवापोरेट ना हो, या अंदर से पानी को बचाने के लिए वैक्स की लेयर चढ़ी हुई होती है ना। लेकिन अब जाहिर सी बात है गैसेज एक्सचेंज तो करनी है, ऑक्सीजन तो इसको चाहिए अपनी रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को। तो क्या होता है, हाउएवर the cuticulated epidermis of leaves have numerous pores called stomata। यानी ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाली लेयर को आपको पता है, इस लीफ की हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। लेकिन कहता है कि जो एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर चढ़ी होती है क्यूटिकल, लेकिन कहता है इस एपिडर्मल या क्यूटिकल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर ऐसे पोर्स आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पर ये पोर्स। कुछ कुछ जगहों से, तमाम जगहों पर क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल का बीच बीच में कहीं कहीं से ये खुले हुए इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। फॉर द गैस फॉर द गैसेज एक्सचेंज एज वेल एज एवोपरेशन ऑफ वाटर। यानी अब गैसेज एक्सचेंज लीफ के अंदर और हर्बेशियस स्टेम में। अब आप इधर देख लें, गैसेज एक्सचेंज की जब आप बात करोगे, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। जब आप गैसेज एक्सचेंज की प्लांट की बात करोगे, तो जो लीव्स होंगे, लीव्स एंड हर्बेशियस स्टेम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीव्स और हर्बेशियस स्टेम में गैसेज एक्सचेंज किसके जरिए होती है, तो वो होती है थ्रो स्टोमेटा। वो किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू होती है। अभी मैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 14 चैप्टर में हमने स्टोमेटा को डिटेल में, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को पढ़ना है, हमने गार्ड सेल के बारे में पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हर्बेशियस स्टेम होते हैं, सॉफ्ट स्टेम, जैसे ये हो गया सॉफ्ट स्टेम, और जो लीव्स होते हैं उनमें गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू होती है, तो आप बताएंगे थ्रो स्टोमेटा। ये तो हो गया। लेकिन अब हमने बात करी थी किसकी, के जो वुडी स्टेम होते हैं, ये देखो जो वुडी स्टेम होते हैं, यहाँ पर ये वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम जिस पर वैक्सी जो है वो सुबेरिन होता है यहाँ। अभी वुडी स्टेम के अंदर गैसेज एक्सचेंज किसके जरिए होती है? तो वुडी स्टेम के अंदर भी कुछ ओपनिंग्स होती हैं ऐसे, ये देखो चारों वुडी स्टेम भी बंद है, ये देखो बंद है ये सारा, लेकिन कहीं कहीं आपको छोटी थोड़ी सी ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, ये देखो ना, वैसे तो बंद है, लेकिन कहीं कहीं आपको लूजली अरेंज सेल्स नजर आ रहे हैं, और ये ओपनिंग्स हैं, और इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटिकल्स। तो जो वुडी स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है, वो किसके थ्रू होती है? वो होती है थ्रू लेंटिकल्स। तो ये भी आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वुडी जो स्टेम होते हैं उनमें जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो लेंटिकल्स के जरिए होती है। और वाटर भी जो एवोपरेट होगा, यहाँ से अगर पानी भी अगर निकलता है ना बाहर, यहाँ तो ये लीव्स के अंदर तो स्ट्रोमेटा के जरिए एवोपरेशन होती है, और जो वुडी स्टेम होती है उनमें जो एवोपरेशन होती है वो किसके जरिए होती है? वो इन्हीं लेंटिकल्स के जरिए जो है वो होती है। अब रह जाती है रूट, ये देखें रूट है। गैसेज एक्सचेंज तो रूट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो रूट को भी चाहिए। अब रूट को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से मिलेगी? या गैसेज एक्सचेंज आल्सो अकर इन रूट बाय डिफ्यूजन थ्रू एपिडर्मल सेल।
यानी रूट के अंदर जो होगी वो भी डिफ्यूजन के जरिए होगी, और किसके थ्रू होगी? थ्रू एपिडर्मल सेल्स एंड रूट हेयर। देखो, जमीन में भी आपको पता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर से जमीन के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, और जमीन के अंदर जब ऑक्सीजन चली जाती है तो हमें पता है कि रूट के ऊपर जो एक लेयर चढ़ी होती है, रूट की एपिडर्मिस है। रूट के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है, सबसे आउटर जो लेयर है वो क्या है? रूट की एपिडर्मिस। तो ऑक्सीजन जो जाती है वो किसके जरिए जाती है? रूट की एपिडर्मिस के थ्रू रूट के अंदर जाती है। और रूट के ऊपर जो है वो कुछ रूट हेयर भी निकले हुए होते हैं ऐसे, और ये रूट हेयर भी क्या करते हैं? ये भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में जो है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो रूट में जो ऑक्सीजन जाती है वो रूट हेयर और जो है वो एपिडर्मल सेल के थ्रू जाती है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? प्लांट्स के अंदर ये बात आपने याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर कौन सा पार्ट किसके जरिए गैसेस एक्सचेंज करता है। तो लीव्स और हर्बेशियस जो स्टेम होते हैं वो करते हैं स्टोमेटा के जरिए, और जो वुडी स्टेम होते हैं वो किसके जरिए करते हैं? लेंटिकल्स के जरिए करते हैं। और जो रूट करती है वो किसके जरिए करती है? वो करती है एपिडर्मल सेल और रूट हेयर के जरिए करती है। लेकिन अब एक बात ये होती है कि प्लांट का हर पार्ट अलग-अलग जो है वो क्या कर रहा है? गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। क्यों प्लांट प्लांट का हर पार्ट अलग-अलग गैसेस एक्सचेंज कर रहा है? हमारे पास तो ऐसा नहीं होता कि हमारे लेग्स जो हैं वो अलग से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करें, हाथ अलग करें, हमारा हेड अलग करें, हमारे पास तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे पास ऐसा इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यानी हमारे सिर्फ लंग्स जो हैं वो जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन प्लांट के पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब क्या होता है कि प्लांट्स के पास वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम तो मौजूद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं जाइलम। जाइलम के जरिए देखो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम मौजूद है, फ्लोएम। और फ्लोएम के जरिए जो है वो फ्लोएम के जरिए जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। इस वजह से हर पार्ट को अलग-अलग जो है वो गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता तो क्या होता? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता क्या ये लीफ, और लीफ से जो है ये ऑक्सीजन क्या होती? किसी ऐसे ही ट्यूब्स के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती। लेकिन ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ये जो आगे वाला पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है। फिर प्लांट्स के अंदर नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर गैसेस। तो अब हमें एक बात पता लगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है गैसेस गैसेस के लिए, और लोअर प्लांट के अंदर भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, और हायर प्लांट के अंदर भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। इतनी बात याद हो जाएगी। चले एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी। सबसे पहले तो जो है वो एनिमल जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, और प्लांट जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए भी करते हैं। ये बात याद रखोगे। फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में याद रखोगे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम होती है, रेस्पिरेशन दिन दिन रात 24 आवर्स होती है। फिर एक और बात क्या याद रखोगे कि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल में होती है जिनमें क्लोरोफिल होता है, जबकि रेस्पिरेशन हर सेल में जो है वो होती है। फिर याद रखोगे कि गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कौन से फैक्टर हैं जो गैसेस एक्सचेंज को ज्यादा बेहतर बना देते हैं। एक तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट, मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, और सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए उसको रेस्पिरेटरी सरफेस को जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रही है। इसके अलावा फिर रेस्पिरेटरी मीडिया याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी मीडिया क्या होता है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी मीडिया कहते हैं। दो रेस्पिरेटरी मीडिया हैं, एक एयर और एक वाटर। याद रखिएगा एयर किसका रेस्पिरेटरी मीडिया है और वाटर किसका रेस्पिरेटरी मीडिया है। फिर इसमें भी याद रखिएगा कौन सा रेस्पिरेटरी मीडिया बेटर है और क्यों वो बेटर है, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद फिर
प्लांट्स की ये बात याद रख लीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट और लोअर प्लांट, तमाम के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। फिर ये याद रखिएगा कि लीव्स और हर्बेशियस स्टेम में गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए होती है? स्टोमेटा के जरिए। फिर याद रखिएगा कि वुडी स्टेम में किसके जरिए होती है? लेंटिकल्स के जरिए होती है। रूट में किसके जरिए होती है? एपिडर्मल और रूट हेयर के जरिए होती है। इतनी बात आपने ये याद रखनी है। अब आगे जो मेरे टॉपिक है आपकी बुक में प्लांट की गैसेज एक्सचेंज के हवाले से, और वो आप बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर में भी डिटेल में बता चुका हूं, और वो है फोटो रेस्पायरेशन। एक दफा फिर आपको पढ़ना है, यहाँ पर देख लेना है फोटो रेस्पायरेशन। अगर रिकॉल योर मेमोरी कि मैंने आपको बताया था कि फोटो रेस्पायरेशन जो है वो आ, कौन से, सबसे पहले तो याद रखना है फोटो रेस्पायरेशन कौन से प्लांट में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ C3 प्लांट में पाई जाती है, फाउंड इन C3 प्लांट। आपको पता है ना, C4 प्लांट आपको बताए थे और कैम प्लांट बताए थे। कैम प्लांट और C4 प्लांट के अंदर तो एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो फोटो रेस्पायरेशन को स्लो कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो फोटो रेस्पायरेशन जो पाई जाती है कौन से वाले प्लांट्स में पाई जाती है, पहले तो याद रखेंगे ये C3 प्लांट्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। और ये C3 प्लांट में कब होती है? ये C3 प्लांट में होती है हॉट एंड ड्राई डेज में। कब होती है? हॉट एंड ड्राई डेज में। क्यों होती है हॉट और ड्राई डेज में? ये भी आपको बता दिया था मैंने कि हॉट और ड्राई डेज में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही होती, और अंदर से जो रेस्पिरेशन हुई हुई होती है उसकी ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही होती। तो अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो प्लांट एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? फोटो रेस्पायरेशन के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बाई फोस्फेट, सॉरी रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिला देता है। रुबिस्को का वैसे काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलाना, लेकिन यहाँ पर क्या करता है रुबिस्को जो है वो करता है कि वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट को किसके साथ मिला देता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट को ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिला देता है, और उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बना देता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके साथ एक फोस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। असल में आपकी बुक के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट फोटो रेस्पिरेशन नहीं बताया हुआ, सिर्फ कुछ ही चीजें दी हुई हैं। जैसे आप अब कुछ चीजों के अंदर आप कंफ्यूज हो गए, मैं भी आपको बताता हूँ, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ये अब यहाँ पर आप देखें, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, इसको मिलाएगा कौन? रुबिस्को। तो उससे मिलेगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके बाद क्या बनेगा? एक फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। फिर फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन होकर बनाएगा सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? इसको रेस्पिरेशन इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन यूज हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है? रिलीज हुई है, तभी तो इसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं। इसको फोटो क्यों कह रहे हैं? फोटो इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये दिन के टाइम होती है, तो इस वजह से इसको फोटो कह रहे हैं। लेकिन अब आपको जो है वो कंफ्यूजन इस चीज पर होगी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ जब ऑक्सीजन मिली तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बना। इस फॉस्फोग्लाइकोलेट का क्या होगा? फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन रहा है सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैंने फिर क्या बताया कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपकी बुक में पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ। फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीजोम में तीनों जगहों पर होती है। ये प्रोसेस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही नहीं कंप्लीट हो जाता, ये प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, परऑक्सीजोम में भी होता है। तो वो आपकी बुक में इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं है, तो फिलहाल आप उसको छोड़ दें। आप सिर्फ इतना याद रख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या याद रख लो? एक तो यही याद रख लो C3 प्लांट में होता है। कब होता है ये याद रख लो।
फिर ये याद रख लो कि जब फोटो रेस्पिरेशन होती है तो रुबिस्को किसके तौर पे काम करता है, ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट को ऑक्सीजन के साथ मिला देता है। फोटो रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं? इसको रेस्पिरेशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे रेस्पिरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि रेस्पिरेशन में तो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और ये जो है वो क्या कहना चाहिए कि एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एनर्जी या कोई इस तरह की कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती। तो बस आप इतनी चीजें जो है वो इसके अंदर याद रखें। कोई क्वेश्चन हो तो करो।